Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमल कुमार गुप्ता है और मैं रिकॉन्स पावर इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि फरीदाबाद में स्थित है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान दास है। उनका योगदान, सबसे बड़ा योगदान जो है, उन्होंने मेरे को सच्चाई के रास्ते पर डाला। और जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मुमकिन होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि किसी से भी बेईमानी ना हो। माताजी का नाम श्रीमती सरला देवी था और उनका योगदान, तो एक माँ का योगदान क्या हो सकता है वो मेरे ख्याल से मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरे को उनका साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जितना मिला बहुत ही प्यार भरा। जिस दिन भी मंगलवार होता था, हम लोग व्रत रखते थे, करीब करीब सारी फैमिली, और हमारी माताजी मेरी सिस्टर को लेकर के स्कूल पहुंच जाती थी कि बेटा ये दूध है और ये मूंगफली है, व्रत है तेरा, ये खाना। पिताजी की यादें तो वो तो पहली बात तो आरएसएस के साथ एसोसिएटेड थे। जो लोग आरएसएस के साथ एसोसिएटेड हैं वो अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति कितने सजग रहते होंगे, ये मेरे ख्याल से मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में हमारे जैसे लोग क्या खेलेंगे, वही गुल्ली डंडा, बैट बॉल, वो कंचे, ऐसे ही कोई हमारे उस टाइम पे बोलते थे छूछ लीका, ऊंच नीच, यही सब खेलें थी। पिट्ठू था। हम लोग 7 भाई बहन हैं और सबसे बड़े जो हमारे दीदी हैं उनका नाम था श्रीमती उषा रानी। उनसे छोटे जो हैं दूसरे नंबर पे मेरे बड़े ब्रदर थे, उनका नाम है श्री विजय कुमार, वो यूएसए में थे। उसके बाद मेरे उनसे छोटे ब्रदर आते हैं श्री सुरेश कुमार गुप्ता, वो लोग मोहाली में हैं और अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। उनसे छोटे मेरे सिस्टर हैं श्रीमती सरोज सिंह, जो कि गुज़र चुके हैं, और उनसे छोटे उनका नाम, सिस्टर का नाम था श्रीमती अशोक, और उनसे छोटे जो हैं श्रीमती निशा रानी, और सबसे छोटा मैं हूँ परिवार में। मेरी पढ़ाई हुई जी, शुरुआत करता हूँ मैं स्कूल से। स्कूल हमारा था सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल पटियाला। मैं पटियाला का ही रहने वाला हूँ और पटियाला से ही मेरी सारी एजुकेशन हुई है। इस स्कूल के बाद, इस स्कूल में भी थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ कि मेरी माताजी की डेथ हो गई थी 10th क्लास में, और उसके बाद घर में परिस्थितियाँ थोड़ी ऐसी हो गई कि मैं थोड़ा सा एक तरह से ये कह लो कि खराब बिगड़ गया है, जो भी हो गया, और उसका नतीजा ये निकला कि मैं 11वीं में फेल हो गया। अब पिताजी ने पूछा कि भाई क्या करोगे, मैंने कहा जी पढ़ूँगा। और वो परमात्मा की या पिताजी का आशीर्वाद का इतनी कृपा हुई कि मैं अगले साल स्कूल में फर्स्ट था और डिस्ट्रिक्ट में 3rd। उसके बाद फिर मैं गया प्री इंजीनियरिंग करने, महिंद्रा कॉलेज पटियाला में ही है, वहाँ से पास आउट किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में डिग्री की थापर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटियाला से। वहाँ से पास करने के बाद 6 महीने मेरे को जॉब नहीं मिल पाई।
मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की थी। जॉब नहीं मिल पाई, मैं इधर उधर चक्कर काटता रहा। फाइनली जाके मेरे को CSIO चंडीगढ़ में जॉब मिली। वो जॉब थी R&D की, लेकिन मेरे को जो वहाँ पे नज़र आया वो ये था कि भी 8 घंटे पास करने वाला काम था। शायद मेरे लायक कोई काम नहीं था, या मैं उस लाइन पे नहीं चल पाया। मैं ढूंढता रहा कोई प्राइवेट जॉब, और मेरे को प्राइवेट जॉब मिली लखनऊ में। वहाँ पे हम 7 लोग ट्रेनी इंजीनियर रखे गए थे, और उन 7 ट्रेनी इंजीनियर्स में आई वाज एडजस्ट टू बी द बेस्ट। कंपनी मैंने शुरू की रेक्टिफायर्स एंड कंट्रोल्स के नाम से, और इसमें शुरुआत हुई थी मेरी रेक्टिफायर्स बनाने से। लेकिन जो सबसे पहला प्रोडक्ट निकला वो 20,000 रुपये का प्रोडक्ट था, जो कि मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर था। वो मैंने अपने ही किसी मित्र को दिया था, और जो शुरुआत भी हुई उस टाइम पे, आपको शायद यकीन ना हो, या बहुत से हमारे साथी शायद सुन के उछल पड़े कि मेरी जेब में उस टाइम सिर्फ 2,000 रुपया था, सन 1987 में। और एक मेरे पास प्लॉट था जिसकी कीमत हो गई थी करीब 2.5 लाख रुपया। वो मैंने अपने ही रिश्तेदारों के पास मॉर्टगेज किया, प्लॉट अपने पास मॉर्टगेज किया, उनसे पैसे लिए और काम शुरू किया, ये सोच करके। मैंने 2.25 लाख रुपया लिया था, ये सोच करके कि अगर काम चलेगा तो ब्याज समेत उनको लौटाऊंगा, नहीं चलेगा तो ये प्लॉट बेचूंगा। और 4.5 साल मेरे को पता मैंने क्या क्या स्ट्रगल किए। कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि स्कूटर में पेट्रोल डलवाने काबिल भी पैसे नहीं बचते, और मेरे को बाहर ये कहते हुए बताते हुए शर्म नहीं आती, या मैं कोई छोटा महसूस नहीं करता कि मैंने हमारे जो बाहर चाय वाला बैठा था, एक बार उससे 15 रुपये लेकर के पेट्रोल डलवाया था स्कूटर में। आज मैं ये बता दूं आपको कि हमारा नाम विश्व स्तर पे फैल चुका है। 30 कंट्रीज़ में हमारी प्रेजेंस है, और इस साल मेरे दोनों बेटों ने ऐसी मेहनत की है कि हम दुनिया को वो दे पाए हैं जो शायद अभी तक किसी ने नहीं दिया हो। वो है 11,500 kVA का 33 kV का वोल्टेज स्टेबलाइज़र। और आपको ये जानकर के और भी खुशी और हैरानी होगी कि ये स्टेबलाइज़र हमने चाइनीज़ कंपनी को बेचा है, जिसे कहते हैं उल्टे बांस बरेली को। वो काम किया है हमने, और ये स्टेबलाइज़र जगह लगेगा जा कर के नाइजीरिया में एक कंपनी है, उसके हम पहले भी सप्लाई कर चुके हैं, लेकिन जो पहले किया है उससे करीब 5 गुना बड़ा स्टेबलाइज़र और करीब 70 गुना वोल्टेज जो पहले किए हुए हैं। इस लेवल का वोल्टेज स्टेबलाइज़र हमने सप्लाई किया है। और अभी पीछे फ़िलहाल में ही 20 MVA का ट्रांसफार्मर हमने जिम्बाब्वे भेजा है। इसके अलावा हमारे इस टाइम पे जो प्रोडक्ट हैं, हम हमारी लाइन के प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी के लिए किसी को भी मना नहीं करते। मेरा एक ही कहना होता है लोगों को कि भाई आप हमें अपनी इंक्वायरी दे दो। अगर हम कैपेबल हैं कि हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं तो हम आपको कोट करेंगे, और अगर हम नहीं बना सकते तो हम आपको रिग्रेट करेंगे। मेरी इच्छा ये होती है कि जो भी किसी कस्टमर ने कुछ लेना है और अगर वो मेरे पास आया है, हमारे पास इंक्वायरी आई है, तो वो काम हमें मिले। लेकिन उसमें भी हमारी इच्छा ये रहती है कि उसका काम कितने से कम उसमें चल सकता है। उसके पीछे जो मेरी सोच है कि मान लीजिए किसी का काम 20 लाख में चलता है, हमने कुछ करके उसको 25 लाख करवा लिया। हमारा मार्जिन अगर मान लीजिए 5% का है, 20 लाख के पीछे मिला मेरे को 1 लाख रुपया, 25 लाख के पीछे 1.25 लाख मिल जाएगा। मेरे 25,000 के पीछे अगले के 5 लाख रुपया लग गया। इस चीज़ को चाहे ये समझ लीजिए कि इसको बिजनेस नहीं करना आता,
चाहे ये समझ लीजिए कि एक जज्बा है जिसको मैं कायम रखना चाहता हूँ। चुनौतियों के सामने की तो बात मैं शुरू में बताता हूँ। जैसे मैंने ये शुरू किया, काम शुरू किया, फैक्ट्री शुरू की 1 सितंबर 1987 को। उस टाइम पे जो शेड था मेरे पास किराए का, वो था 700 स्क्वायर फीट का, और ऐसे एरिया में था जहाँ पे मेरे पास कोई साधन नहीं था, तो मेरे पास को वहीं पे चलाना था। और कई बार ऐसा होता था कि पावर भी हमारी जो है कभी रात को आ रही है, कभी दिन को आ रही है, कभी हफ्ते में 5 दिन आ रही है, लेकिन हम काम करते गए। मैं स्कूटर लेके जाता था, बाई चांस स्कूटर पंक्चर हो गया रास्ते में तो घसीट के उसको घर पे लेके आता। फिर कुछ ऊपर वाले ने चुनौती दी, होली की छुट्टियां थी 2-3, और उन्हीं दिनों में हमारा करीब 50,000 रुपये का कॉपर चोरी हो गया। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस आदमी ने टोटल 2.25 लाख रुपया लगाया हो और 50,000 रुपये का सामान चोरी हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी, और उसके बारे में लोगों की धारणा क्या होगी। लोगों की धारणा ये हो गई थी कि भाई ये तो गया। लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने, जिसमें कि धर्मपत्नी की भूमिका बहुत अहम होती है, हिम्मत नहीं छोड़ी, लड़ते गए, बढ़ते गए, लोगों का साथ मिलता गया, प्रभु का आशीर्वाद मिलता गया। और एक और मैं छोटा सा बीच में आपको बताऊं, हम लोग किराए पे रह रहे थे। कोई चलते फिरते महात्मा, सज्जन या पंडित जी जो भी रहे होंगे, आए हमारे पास। 90 की बात है, मेरी जेब में हमारे घर पे 4,000-5,000 रुपया भी नहीं था। वो आके, हाँ प्लॉट ज़रूर था, वो आके बोल गए कि जी आपका अगले साल मकान बन जाएगा। और जब वो चले गए, हम दोनों ने उनको खूब कोसा। हकीकत बता रहा हूँ मैं, जो अब बताने बैठा हूँ तो जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। खूब कोसा। हमने कहा कि भाई ये कैसे बोल कैसे गए, ये हमारी जेब में तो 4,000 रुपये नहीं है, 5,000 रुपये नहीं है, तो घर बनने में कम से कम उस टाइम कुछ भी ना करें 2.5-3 लाख रुपए कम से कम चाहिए था। लेकिन ऊपर वाले ने फिर कोई झटका दिया, झटका किया दिया या आशीर्वाद दिया। जो लैंडलॉर्ड थे वो आ गए हमारे पास कि गुप्ता जी आपके साथ बहुत अच्छा रहा है, 9 साल हमने उनके मकान में गुजारे, लेकिन अब जो है मेरा बेटा खुद यहाँ पे आना चाहता है, इसलिए आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाता। हमने कहा जी खाली करना पड़ेगा तो आप हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दो, हम अपना ही बना करके। कहते ठीक है। वो पता नहीं कैसे कैसे हमारे कोई मित्र मिल गए, कहते जी LIC से लोन दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा। वो आधा काम ने पूरा कर लिया, और इन द मीन टाइम कुछ ऊपर वाले ने बाजू पकड़ लिया, तो जो पैसे हमने लिए थे रिश्तेदारों से वो वापस करने की संभावना बन गई थी। उनको बोला कि भी ये वापस ले लो, कहते हम वापस नहीं ले रहे हैं, तो अपना ये मकान पूरा कर ले। वो मकान भी पूरा हो गया। उसके बाद खैर ऊपर वाले ने बहुत हमें दिया। मैं इस पूरे देश में या संसार में शायद कहीं पे नाम भी ना आता हो, लेकिन जहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी और जहाँ पे अब मैं हूँ, मैं अपने आप में बहुत फ़ख्र भी महसूस करता हूँ और संतुष्ट भी महसूस करता हूँ, ये सोच करके हमने आगे बढ़ना है। मेरी शादी हुई जी 1982 में, 15 फरवरी 1982 को शादी हुई, और नवंबर में बड़े बेटे आए। मेरी वाइफ का नाम है सुमिता गुप्ता, बड़े बेटे आए उनका नाम है सुशांत गुप्ता। और उस टाइम पे मैं जॉब में था। पहली बात तो जब जॉब में नहीं था, शादी से पहले मेरी तनख्वाह थी 1,000 रुपये। शादी हुई तो मैनेजमेंट ने 1,200 रुपये कर दी, और जब बेटा हुआ तो उन्होंने मेरी सैलरी कर दी 1,700 रुपये। तो मेरे को तो ये लगा कि भैया बेटे के आने से। उसके बाद 85 में हम लोगों को मिला छोटे वाला बेटा, उसका नाम जयंत कुमार गुप्ता है।
राय मशवरा करने के लिए हमारे पास और कोई होता नहीं, हम ही 2 लोग होते हैं। हाँ जी, घर शुरू कर लें, कर लिया। कौन देखेगा? जाते हुए आप देख लेना, बीच में मैं देख लूँगी, आते हुए आप देख लेना। दिस इज हाउ। और अभी भी जिस घर में रह रहे हैं उसका मैक्सिमम योगदान उसी का है। हाँ, पैसे आते हैं तो पैसे तो मैं ही खर्च करूँगा, मैं या हम ही खर्च करेंगे, लेकिन ये है कि कहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना, ये सारा उसका वो है। मेरे 2 बेटे हैं जी, सुशांत कुमार गुप्ता, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। इनके साथ थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत भी है कि इनका विज़न नहीं है। वो करीब 10-12 साल से विज़न उनका ख़त्म हुआ है, बट ही इज़ वर्किंग टोटली एक्टिवली। इनकी समस्या है जी आरपी की, जिसको बोलते हैं रेटिना पिगमेंटस। इसमें क्या होता है कि आँखों के पीछे जो हमारी नर्व्स होती हैं उनमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, और उसका ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी कहीं निकला नहीं है। लेकिन इनकी शाबाशी या इनकी हिम्मत ये है कि इन स्पाइट ऑफ हिज प्रॉब्लम ये काफ़ी जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 42 किलोमीटर की मैराथन इन्होंने की है। 21 किलोमीटर की मैराथन अभी ये करके आए हैं लद्दाख में, और यहाँ पे भी पूरा एक्टिवली अपना योगदान देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का है, कुछ नए सिस्टम्स बनाने हैं और करना है, तो दैट ही इज़ टेकिंग केयर। छोटे वाले बेटे जो हैं ही इज़ मैकेनिकल इंजीनियर, ये बड़े वाले भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। छोटे वाले बेटे का नाम है जयंत कुमार गुप्ता, और ही इज़ ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। वो इस टाइम पे पूरी मार्केटिंग संभाल रहे हैं। सुशांत गुप्ता की शादी हुई है नीति गुप्ता से, उनके एक बेटा है अद्वित गुप्ता। और जयंत गुप्ता की शादी हुई है उमंग गुप्ता से, उनके 2 बेटे हैं आरव गुप्ता और समर गुप्ता। ट्रैवलिंग का मेरे को अगर बिज़नेस के लिए कोई कहे तो शायद मैं पिछाड़ू हूँ, लेकिन अगर वैसे कोई कहे, हमें कोई साथ मिलता है, तो हम कोशिश होती है कि निकल जाते हैं। देश विदेश में मैं, जर्मनी है, इधर आपका स्विट्ज़रलैंड है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, घाना है, इथोपिया है, सिंगापुर है, दुबई है, नेपाल है, और यहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी जगह गए हुए हैं हम लोग। सामाजिक संस्थाओं से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हुए, लेकिन मैं एक हमारा यहाँ पे फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसका 94 से गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा हूँ, और जहाँ पे जैसे भी योगदान की ज़रूरत पड़ी तो वो किया हमने। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फरीदाबाद, वहाँ पे हमारी मेंबरशिप है। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, उसका भी मैं मेंबर हूँ। एक हमारा इलेक्ट्रिकल साइड पे ईमा करके है, उसकी भी मेंबरशिप है हमारे पास। एक और एसोसिएशन है हमारी जिसमें कि ट्रांसफार्मर्स के ही मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इटमा, उसकी भी मेंबरशिप है हमारे पास। और एक हमने सन 1984 से हम लोग अपनी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन चला रहे हैं। उसमें जितने भी लोग थापर से पास आउट हैं और यहाँ पे हैं, या बाहर से भी कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। उसकी हम 2 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं। ये एक सोशल गेट टुगेदर है, इसमें कोई हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं करते कि ये फ़ीस है या कुछ है। इसके अलावा मेरी मेंबरशिप है रोटरी क्लब फरीदाबाद, IMT फरीदाबाद से है, ये मैंने अभी ज्वाइन की है थोड़े दिन पहले। ऐसा है कि जब मैं यहाँ फरीदाबाद आया था तो यहाँ पे जो बिल्डिंग मेरे को मिली थी उस पे फर्श नहीं था, छत डली हुई थी, दीवारों पे प्लास्टर नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसका सारा काम मैंने करवाना था आके। और जिस साइज़ की टेबल अभी आप देख रहे हैं वो करीब करीब इसी साइज़ की टेबल मैंने वहाँ पे बनवाई, जो कि मैं जिस पे बैठता था। और उस टाइम पे एक बार ख्याल आया था कि क्या कभी इस तरह की टेबल मेरे पास होगी। और जब मैंने
शुरू किया, जैसे आपको बताया कि चोरी होने के बाद में हम दूसरी जगह ढूंढने लगे। वहाँ पे ये हालत थी कि हमारे 8 फुट के ऊपर सीमेंट की चद्दरों की छत थी, जिसके नीचे बैठ के हमने काम किया। और हमारे पास गर्मी को भगाने के लिए एक छोटी सी 8-9 इंच की पंखी थी, जो कि या तो मैं रख लेता था या फिर अगर मैं कहीं बाहर गया तो मेरे आदमी अपनी तरफ कर लेते थे। इस तरह का संघर्ष हमने झेला है। फेवरेट कलाकारों में तो दिलीप कुमार हैं, राजेश खन्ना हैं, अमिताभ बच्चन हैं, और म्यूज़िक में जितना पुराने सॉन्ग्स हैं वो मैं लाइक करता हूँ। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। मेरी नज़र में जीवन संघर्ष है, जीवन सीखने का माध्यम है, सीख करके दूसरों को सिखाने का माध्यम है। अगर आप किसी से कुछ गलत नहीं कर रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से तो वही धर्म है। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये सोचता हूँ कि जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। सफलता का मूल मंत्र 2 ही हैं, ईमानदारी से मेहनत। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो मेरा ऐसा सोचना है कि कोई आपको हरा नहीं सकता। समय लग सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। युवा पीढ़ी में जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि संघर्ष की परिभाषा शायद उनके लिए बदल गई। अभी कई चीज़ें आ गई हैं जिसको हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों ने कई जगह उनको थोड़ा सा पछाड़ भी दिया है, कहीं पे उनको थोड़ा सा मेहनत की तरफ से हटा भी लिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जहाँ तक वो सोच सकते हैं वहाँ तक शायद हम ना सोच सकें, क्योंकि मेरे को भी अगर कभी भी मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है तो मैं बच्चों के पास ही जाता हूँ या अपने टीम मेंबर्स के पास जाता हूँ, उनसे समझता हूँ, फिर करता हूँ। सबसे बड़ा सपना तो ये है कि अगर मेरे बेटे का ट्रीटमेंट कहीं से मिल जाए तो शायद उससे बड़ा सपना कोई नहीं हो। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel